हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एनसीईआरटी। आप लोगों का एग्ज़ाम एनसीईआरटी में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपकी टीचर अनु वर्मा। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम आगे बढ़ते हैं। हम फ्रांसीसी की क्रांति पढ़ रहे थे ना। फ्रांसीसी क्रांति में हमने जीने का संघर्ष तक कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है? जीविका का संकट हमने पढ़ा था ना, है ना। हमने पढ़ा था ना भी, जीविका का संकट क्या होता है? जब हमें खाने के लिए जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे रोटी ही मान लीजिए, वो होती है, अगर हमें वो भी नहीं मिल रही है, सूखी रोटी भी नहीं मिल रही है, तो वो जीविका का संकट उत्पन्न हो गया था, जो कि फ्रांस की क्रांति में बताया गया था ना। देखिए कैसे वो पहले उनकी फसल खराब होती चली गई, है ना, ये दिखाया हुआ है ना। अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। अब वो लोग पाव रोटी भी नहीं खरीद पा रहे थे, ठीक है। फिर महामारी आई और महामारी से लोग मृत्यु को प्राप्त होने लगे थे, ठीक है। और लोग ऐसे महामारी चलती चली गई, ना उन्हें खाना मिल पा रहा था ना कुछ, ठीक है। इस तरीके से फ्रांस की क्रांति में बहुत बुरी स्थिति आती जा रही थी जनता के लिए, जो कि हम जिसको बोल रहे हैं हम तृतीय स्टेट वाले लोग थे, है ना। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की, ठीक है। अब ये थे उभरते मध्य वर्ग। उभरता मध्य वर्ग कौन सा था, ये हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। पहले भी देखिए, मैं आपको इतना ज़्यादा समझाऊंगी तो आपको शायद एकदम से समझ नहीं आएगा। जब आप ये पैराग्राफ पढ़ते चल रहे हैं ना, तो आपको अच्छे से समझ आता जाएगा, और आपको कुछ इसमें टफ वर्ड नज़र आ रहे हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती चल रही हूँ, ओके। और कोई भी आपको समझ नहीं आ रहा है, वो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप थोड़ा सा लाइक करो और शेयर करो, ओके, ताकि आपकी तरह और भी फ्रेंड्स आपके हमारी वीडियो से, हमारी क्लासेस से जुड़ सकें और उनको भी थोड़ी सी सहायता प्राप्त हो सके, ठीक है, ओके। देखिए, पहले भी कर बढ़ने अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। पहले भी क्या था? कर के बढ़ने से अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके। सॉरी, ठीक है। क्या हुआ था कि अब ये लोग संभाल रहे, जो तीसरे स्टेट के लोग थे, लेकिन वो थोड़े से, कुछ लोग ऐसे थे ना, उनको पढ़ा दिया गया था और वो थोड़े पढ़ लिख कर कुछ समझदार टाइप के बन गए थे और शिक्षित हो गए थे। तो उन्होंने ये कदम, उन्होंने क्या, ये जिम्मेदारी उठाई तीसरे स्टेट के लोगों ने। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। 18वीं सदी में एक जो नए सामाजिक उदय हुआ, उसको क्या बोला? जिसे मध्य वर्ग कहा गया, ठीक है। मध्य वर्ग, अब आप मध्य वर्ग बार बार पढ़ेंगे, तो मध्य वर्ग कौन सा कहलाएगा? जो कि तीसरा स्टेट था ना, जिसमें जनता थी, है ना। पहला स्टेट तो पादरी था, जो कि पुजारी जैसे थे, है ना। दूसरे स्टेट पे कुलीन था, जो कि राजा महाराजा और उनकी ही टाइप के लोग थे, वो सारे कुलीन वर्ग थे, यानी अमीर टाइप के लोग। तृतीय वर्ग के लोग जो थे वो थी जनता और व्यापारी थे, और ठीक है, उसमें से वो लोग मिडिल क्लास वाले निकल कर आए थे। मिडिल क्लास वाले यानी कि जो तीसरी जनता थी, उनमें से उन लोगों ने पढ़ाई की, कुछ लोगों ने, और वो थोड़ा सा उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, ठीक है। जनता की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और उनको आगे बढ़ने के लिए, उनकी मदद के लिए आगे आए जिनको हम मध्य वर्ग कहा गया है, हमने मध्य वर्ग बोला उसे, ठीक है। और इसमें मध्य वर्ग के नाम से बोला गया, और आप इसको आराम से इस चीज़ से समझते चलना कि मध्य वर्ग अगर मैं बोल रही हूँ तो कौन है मध्य वर्ग, ठीक है, ठीक है। मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागर एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। ये क्या मानते थे कि किसी भी समूह के पास जन्मजात टाइप के अधिकार नहीं होने चाहिए। जो हमारा मध्यम वर्ग था, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, ओके। इन्होंने कहा था कि किसी की किसी की हैसियत अगर हम देख भी रहे हैं तो उनकी खुद की योग्यता होनी चाहिए, जन्मजात नहीं होना चाहिए कि अगर जन्मजात उसके पापा पादरी हैं तो वो भी पादरी बनेगा, अगर उसके पिताजी
राजा थे तो वो भी राजा बनेगा, ये चीज़ को नहीं मानते थे मध्य वर्ग के लोग। ये चाहते थे कि लोगों की खुद की सामाजिक हैसियत हो, जिससे कि उसकी योग्यता का पता लगे। ठीक है, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जियो लॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, इसमें स्वतंत्रता, समानता, इसमें कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड आए थे, स्वतंत्रता, समान नियम, एक जैसे नियम, समान अवसर, विचार के विचारों पर आधारित समाज की परिकल्पना, जो परिकल्पना लाई गई थी जॉन लॉक और जियो जॉक, जो कि रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी, है ना। उन्होंने ये कौन थे? दार्शनिक थे। ठीक है, ये जनता को ये बताना चाहते थे कि मतलब सब में समानता होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या हुआ था, इनकी जो परिकल्पनाएं थी, इससे जो हमारी जनता थी ना, ये बहुत ही मतलब जागरूक हो रही थी। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि लोगों को समान व्यवहार होना चाहिए, लोगों के साथ सबको अवसर समान मिलने चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ये दार्शनिक थे जिनका नाम था जॉन लॉक और जियो जॉक। ठीक है, जियो जॉक, जो रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू टीट्राइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया, है ना। इन्होंने ये खंडन किया कि राजा कोई दैवीय शक्ति है, राइट। इस टाइप से उन्होंने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकार थे ना, कि अपनी मर्जी से जनता पे जितने सारे कर लगा दो, जितने सारे टैक्स लगा दो, वो सब सिद्धांतों का उन्होंने खंडन किया, जो हमारे दार्शनिक थे, है ना। अब क्या होता था, ये दार्शनिक जो होते थे, ये किताबें वगैरह लिखते थे या कुछ भी करते थे, तो क्या होता था, इनके जो विचार थे लोगों में फैलते थे। इससे क्या, जनता को प्रोत्साहन मिलता था आगे बढ़ने के लिए। वो समझ पाते थे कि हाँ, हमारे भी खुद के अधिकार हैं, है ना। हम कोई इनकी सेवा करने के लिए नहीं आए हैं, हमारे खुद के भी अधिकार हैं, है ना। और इस तरीके से वो जागरूक हो रही थी जनता। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाया, जो हमारे दार्शनिक थे ना, उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। ठीक है, और ये मॉन्टेस्क्यू ने एक स्पिरिट ऑफ द लॉन्ज, ठीक है, नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, उन्होंने सरकार बनाने के लिए कुछ चीज़ें रखी, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी थी। क्या हुआ था, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो था, संयुक्त राज्य में 13 उपनिवेश, यानी 13 उपनिवेश थे ब्रिटेन के, यानी ब्रिटेन ने 13 जगहों पे अपना कब्जा कर रखा था। जब वो आज़ाद घोषित कर दिया गया था अमेरिका में, तो क्या हो गया था, तो वहाँ पे यही मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसमें था विधायिका थी, कार्यपालिका, है ना, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम, ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। ठीक है, इसी तरीके की सरकार बनी। तो आपको पता ही है ना, ब्रिटेन ने कोई हमारे ही देश को थोड़ी ना उपनिवेश बनाया था, यानी कि अपना जो गुलाम बनाया था, हमें ही थोड़ी ना बनाया था, और भी बहुत सारे देश थे, आपको पता है, होना चाहिए। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ही देख लो, ये अमेरिका को भी उन्होंने अपना बनाया था उपनिवेश। ठीक है, तो इसमें अमेरिका के बारे में बात बताई गई है। ओके, तो अमेरिका ने भी इनके उपनिवेशों से, इनसे फ्रीडम पाके उन्होंने इस टाइप की सरकार बनाई थी, जो कि रूसों ने रखी थी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये इस तरीके की। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों ने इन विचारों पर काफ़ी हाउसों और सैलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस
हुआ करती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों या अखबारों को लोगों के बीच ज़ोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके, है ना। देख रहे हो आप लोग, अभी बताया था ना मैंने आपको क्या होता था। अगर जो हमारी फ्रांस था, फ्रांस या फिर जहाँ पे भी, हाँ फ्रांस के बारे में बात करें ना, तो क्या होता था वहाँ पे जो दार्शनिक लोग थे ना, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, पुस्तक या अखबार वगैरह ये सब छप रहे थे ना, उनकी विचारधाराएं छप रही थी उनकी ना दार्शनिकों की। तो क्या होता था, लोग उनको उसका प्रचार करने के लिए क्या कर रहे थे, दार्शनिकों ने देखो ये दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउस, जो दार्शनिकों विचार थे उन पे क्या होता था, कॉफ़ी हाउसों पर, सैलॉन की संगोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। लोग कहते थे हाँ अरे ये वाला तो जो हमारा राइटर है ये तो सही बोल रहा है कि हाँ हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए, सबका सबके अधिकार होने चाहिए, सिर्फ राजा व पादरी के अधिकार क्यों हों, है ना। इस तरीके की बातें जनता सुनती थी। तो क्या होता था, जनता समझने लगी थी अपने अधिकारों को, ठीक है। अखबार ये लिखा हुआ ना, बहस हुआ करती थी पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, है ना। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उनको समझ सके और अपने अधिकारों के बारे में वो जागरूक हो सके। इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया, ठीक है। ठीक है, फिर जनता में फिर गुस्सा भड़क गया। जनता चीज़ों को सुन रही थी, भले ही वो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन समझ तो रही थी ना चीज़ों को, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसके आगे क्या हुआ ये हम बाद में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, और क्लास में आते रहिए। थैंक यू।